प्राइम मिनिस्टर कैसे चुना जाता है, कौन चुना जाता है, कौन इलेक्ट करता है? नेशनल असेंबली। तो हमारे आर्टिकल 52 में नेशनल असेंबली और आर्टिकल 107 में प्रोविंशियल असेंबलीज प्रोवाइड की गई। ये हाउसेस प्राइम मिनिस्टर को और चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। 52 और 107 आर्टिकल्स में नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली की मियाद मुकर्रर कर दी गई कि दे विल बी एन एग्जिस्टेंस फॉर 5 years। लेकिन इन्हीं दोनों आर्टिकल्स में लिख दिया अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड। आई रिपीट, अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड। काइंडली नोट दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विच आई विल एलेबोरेट लेटर ऑन। सो 5 साल के लिए नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली मार्ज वजूद में आ गई, मगर वहां लिख दिया कि ये पहले डिसॉल्व की जा सकती हैं 5 साल कंप्लीट होने से पहले भी। आर्टिकल 91 के तहत जब ये असेंबली आ गई तो अब ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आ गया। आर्टिकल 130 के तहत चीफ मिनिस्टर का आ गया। अब जहां आर्टिकल 52 और 10 प्रोवाइड किया गया फॉर द ड्यूरेशन, उसी तरह आर्टिकल 58 में और आर्टिकल 112 में प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को एडवांटेज दे दिया गया कि वो अगर टर्म पूरी होने से पहले, ड्यूरेशन ऑफ 5 years पूरी होने से पहले, अगर चाहें तो प्रेसिडेंट और गवर्नर को रिस्पेक्टिवली एडवाइस करके नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं। और अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर नहीं करेंगे तो इट विल स्टैंड डिसॉल्व आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ 48 hours। अब ये दोनों प्रोविजन इन कंफॉर्मिटी हैं विद आर्टिकल 52 और 107। अब क्योंकि देयर हैज टू बी प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर नहीं, and chief minister all the times in the parliamentary system, except when they are dissolved, when the assemblies are dissolved। इसलिए फौरन आर्टिकल 224 में प्रोवाइड कर दिया गया टाइम ऑफ इलेक्शन। अब टाइम ऑफ इलेक्शन या डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज, उनके बाद जनरल इलेक्शन, 2 सूरत हाल हो सकती हैं। 1, अगर तो असेंबली 5 साल की टर्म पूरी करे और डिसॉल्व हो तो आर्टिकल 224 की क्लास 1 डिमांड करती है कि विद इन 60 days नया इलेक्शन होना चाहिए, नॉट लेटर देन 60 days। और अगर असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली टर्म पूरी करने से पहले डिसॉल्व हो जाए, यानी अनलेस सूनर डिसॉल्व, तो 90 नॉट लेटर देन 90 days में ये इलेक्शन होने जरूरी हैं, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में इन हाउसेस का मौजूद होना जरूरी है। और आर्टिकल 218 और 19 के तहत ये ड्यूटी लगा दी गई इलेक्शन कमीशन की कि वो ये इलेक्शन इस टाइम के अंदर करवाए। अब यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि आर्टिकल 220 में इलेक्शन कमीशन की को डायरेक्शन के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ने बाउंड कर दिया कि ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी शैल एक्ट इन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। नो एग्जेक्टिव, ऑल एग्जेक्टिव अथॉरिटी के साथ फेडरल और प्रोविंशियल का लफ्ज इस्तेमाल होता है। चीफ एग्जेक्टिव, फेडरल एग्जेक्टिव का कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्रोविंशियल चीफ एग्जेक्टिव कौन है? चीफ मिनिस्टर। लिहाजा तमाम एग्जेक्टिव अथॉरिटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, इनकी ये ड्यूटी है
कि वो इलेक्शन कमीशन को जिस चीज की भी जरूरत है वो प्रोवाइड करें। अब मैंने मिनिस्टर साहब, अटॉर्नी जनरल साहब का बयान पढ़ा है कि फेडरल गवर्नमेंट पैसे दे नहीं सकती क्योंकि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड की कस्टडी नेशनल असेंबली के पास है। जनाब, मैं आप सबको तवज्जो और ख़ास तौर पर जिन्होंने ये कहा है वो आर्टिकल 84 की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा। ये सब बहाने हैं। पंजाबी में सेइंग है, मन हरामी ते बहाने ढेर। तो अगर मन हरामी है तो बहाने आप ढूंढ लें। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने तमाम सूरत हाल को मीट किया है।